नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि लीनियर अलजेब्रा में जो हमने वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, एलआई, एलडी, लीनियर स्पान, इस सब चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके थे। आज हम फिर एक नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस एंड डायमेंशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस एंड डायमेंशनल। सबसे पहले हम इसको बेसिस और बेसिस को समझते हैं। उसके पश्चात हम लास्ट में इसके क्वेश्चन ले लेंगे। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि का आधार। किसी भी वेक्टर स्पेस VF, उसका जो बेसिस है उसको बेसिस कब कहेंगे? तो उसके लिए आप लोग को a subset S of a vector space VF is said to be a basis of VF। कि जो S कोई वेक्टर स्पेस VF है, इसका कोई सबसेट है, तो वो जो S है वो VF का बेसिस कहलाएगा। अब उसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। एक तो वो S है कंसिस्ट ऑफ Li वेक्टर, मतलब जो S है वो Li होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई सबसेट S है VF वेक्टर स्पेस का, तो जो S है वो बेसिस कहलाएगा यदि वो S स्वयं क्या हो, लीनियर इंडिपेंडेंट हो। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी है कि ईच वेक्टर इन V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S। कि जो वेक्टर स्पेस का जो प्रत्येक सदिश है, वेक्टर है, वो जो सबसेट है S है, उसके प्रत्येक अवयव का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके परिमित अवयव जो फाइनाइट एलिमेंट है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में उसको लिखा जाना चाहिए। जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा, इस प्रकार से चलेगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा जो वेक्टर है VF, जो वेक्टर स्पेस में पूरा वेक्टर जो भी है वो उसका लीनियर स्पान बन जाएगा। S का लीनियर स्पान LS, V किसके बराबर हो जाएगा? लीनियर स्पान ऑफ S। अब लीनियर स्पान ऑफ S के बराबर हो जाएगा V। अब ये दो कंडीशन है। एक बार वापस इस क्वेश्चन को अपन सीधा भी पूछ सकता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कि बेसिस की क्या कंडीशन है। एक तो जो S है सबसेट है VF वेक्टर स्पेस का, तो S स्वयं को एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है वो कल अपन ने इसके पहली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए मैंने कहा था कि एक तो जैसे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस इस प्रकार से हो और इसकी वैल्यू 0 हो, तो वहाँ पे जो A1 और A2 और A3 इन सब में से किसी एक का भी मान यदि 0 के बराबर नहीं है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। कल आपको बताया था कि LD हर हमेशा 0 होता है, ऐसी टेक्निक बताई थी याद रखने की। और दूसरा कंडीशन ये भी बताया था कि जैसे वो रो या कॉलम में जो है मैट्रिक्स, तो उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि डिटर्मिनेशन ऑफ A है, यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो Li होगा। ये अपन सब डिस्कस कर चुके। तो एक तो S स्वयं Li होना चाहिए, और जो V का जो वेक्टर है सभी वेक्टर वो S के फाइनाइट अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि S का जो लीनियर स्पान है वो V के बराबर होना चाहिए। पूरा V उसमें जनरेट होना चाहिए। तो V का प्रत्येक सदिश S के परिमित संख्या के अवयवों का LC हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो L से। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन S है वो फुलफिल करता है तो अपन S को वेक्टर स्पेस VF का बेसिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि किसी सदिश अब इसका दूसरा तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं कि किसी सदिश समष्टि VF का आधार मतलब बेसिस V के Li वेक्टर का एक ऐसा सबसेट है जो V की विस्तृति करता है, मतलब उसको लीनियर स्पान जिसको बोलते हैं, विस्तृति करता है। ठीक है, स्पान करता है। अब यहाँ पे वही चीज़ें है, इसको मैंने दूसरे तरीके से इस प्रकार से लिखता है कि Li वेक्टर का ऐसा सेट है S सबसेट जो है, जो कि V को क्या करता है, विस्तृति करता है, मतलब लीनियर स्पान ऑफ S इक्वल टू V होगा। ठीक है, V जो है S की क्या है, विस्तृति करता है। अब इसका एग्जांपल के तौर पर ये S जो बेसिस है 1 0 0 1 है। ठीक है, अब A1 जैसे इसको प्रूव करते हैं कि कैसे बेसिस है। अब बेसिस के लिए मैंने वापस वही दो कंडीशन, एक तो S स्वयं वाला लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए वापस वही कल कंडीशन बताई थी Li के लिए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, जहाँ ये
स्केलर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। अब ये दोनों को इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई तो A1 प्लस 0 और यहाँ पे 0 प्लस A2 तो A1 A2 है, तो और A1 A2 बिलोंग्स टू R और वो R किसके बराबर, R स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो गया। अब दो आ रहे हैं, दो एलिमेंट A1 और A2 और वेक्टर स्पेस में भी दो है, इसका मतलब इसका जो वेक्टर स्पेस है उसको जनरेट करता है, ठीक है। अतः और ये जो स्वयं है कौन, ये S स्वयं, ये S Li है। कैसे Li के लिए वापस वही A1 अल्फा 1, इसको अपना A1 और A2 आया, ठीक है। अब ये A1 और A2 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो A1 0, ठीक है। अब यहाँ पे A1 और A2 है, अब ये स्वयं क्या होना चाहिए, Li के लिए कल कंडीशन बता दी A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी एक 0 बराबर नहीं हो तो अपन कह देंगे कि क्या है कि वो Li होगा, ठीक है। अब इस तरीके से जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको अपन दूसरी कंडीशन ये नहीं करके इस वाले से जल्दी हो जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेशन ज्ञात किया, इसका डिटर्मिनेशन तो 1 माइनस 0 और इक्वल टू 1 और 1 क्या नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये Li होगा। इसका मतलब ये खुद Li भी है, ठीक है, और पूरे वेक्टर स्पेस को भी क्या जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो S है वो क्या है, बेसिस होगा, ठीक है। उसी प्रकार एक एग्जांपल और है कि लेट VNF एज ए वेक्टर स्पेस, ये कोई VNF वेक्टर स्पेस है और ये इसका सबसेट है S VNF का सबसेट है और इसमें ये सब वेक्टर है E1 E2 से लगा के En तक वेक्टर है। तो VNF का ये जो S है वो VNF का बेसिस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जहाँ ये इसका बेसिस कहलाएगा। वापस वही दो कंडीशन की है, Li होना चाहिए और ये जो Ls इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है E1 E2 इसलिए लगा कि En तक, ये इसकी जो वैल्यू जहाँ E1 क्या है तो इसका अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 0 0 डेडिश n तक चलेगा वो, फिर एक बार 1 फिर 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1, इस प्रकार से लास्ट जो En है वो 0 0 से n टर्म तक लास्ट में बना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर V2F का स्टैंडर्ड बेसिस ज्ञात करना है, V2 का मतलब दो एलिमेंट है, तो एक तो 1 0 हो गया तो दूसरा क्या हो गया 0 1, ठीक है। इस प्रकार से ये सीधा भी प्रश्न पूछ सकता है इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा यूँ, तो ये सीधा याद रख ले। नेक्स्ट है डायमेंशन। अब एक तो अभी बताया आपको बेसिस के बारे में, बेसिस में नॉर्मल चीज़ें है, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है। दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि S है सबसेट है, VF का बेसिस कहलाएगा यदि S स्वयं एक तो Li होना चाहिए लीनियर इंडिपेंडेंट, और लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए अपने को कंडीशन ध्यान में होना चाहिए लीनियर इंडिपेंडेंट निकालते कैसे। और एक जो है वो लीनियर स्पान ऑफ S का जो लीनियर स्पान है वो V के बराबर होना चाहिए, ठीक है, वेक्टर स्पेस के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर प्रूव हो रही है तो वो बेसिस कहलाएगा। अब यहाँ पे दूसरे जो है आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि जो बेसिस में कितने एलिमेंट है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ VF, जो वेक्टर स्पेस VF है उसका जो बेसिस है उसमें जितने भी अवयव होंगे उसी को अपन उसका डायमेंशन कहेंगे, ठीक है। और इसको जैसे V वेक्टर स्पेस है तो उसका डायमेंशन को डिनोट करने का तरीका DIM कहते हैं, डायमेंशनल ऑफ V इसे बोलते हैं। आधार में अवयवों की संख्या हिंदी में इस प्रकार से कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर EV है, अब यहाँ पे कितने टोटल n अवयव है, इसका मतलब इसका डायमेंशन n हो गया। सीधा प्रश्न आता है इसका डायमेंशन क्या होगा यूँ। अब जिसको भी कॉन्सेप्ट याद है वो मात्र 10 सेकंड में हो जाता है ये प्रश्न। उसी प्रकार डायमेंशनल R2, इसका मतलब इसमें डायमेंशन में कितना है 2। अब यहाँ पे एक ही है 1 ही है तो इसमें डायमेंशन में 1 होगा। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसको कहेंगे ये भी देख लीजिए कि अ फाइनाइट सबसेट ऑफ V इज एग्जिस्ट। अब फाइनाइट सबसेट, ये जो सबसेट S है वो कैसा हो, जो S सबसेट है किसका V है वेक्टर स्पेस का, वो कैसा हो फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट हो। फाइनाइट सबसेट S जो सबसेट कैसा हो फाइनाइट हो ऑफ V किसका वेक्टर स्पेस का, इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा व्हेन जो V है वो लीनियर स्पान LS के बराबर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर S जो से 1 0 0 0 1 ये एग्जाम्पल के स्टैंडर्ड बेसिस है। अब जैसे इस क्वेश्चन के द्वारा अपन निकालते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए बेसिस फॉर द सब स्पेस W। यहाँ पे अपने को दो कंडीशन दे रखी है और ये जो सब स्पेस दे रखा है, ठीक है, फॉर द सब स्पेस। अब W सब स्पेस ये दे रखा है, इसकी दो कंडीशन दे रखी है। ऑफ द वेक्टर स्पेस VF कोई वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस VF है। ऑफ ऑल 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स का कोई
जो है वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए बेसिस फॉर द सब स्पेस W ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब कौन सा इसमें से इसका बेसिस होगा। अब इसके लिए अपने को बेसिस के लिए इसकी एक जो है शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है यहाँ पे कितने 1 2 3, मतलब जिसमें नंबर ऑफ जिसको कहते हैं चर। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे कह रहा है ये कितना हो गया 1 2 3 माइनस रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन है तो ये 3 माइनस 2 इसका मतलब 1, इसका मतलब 2 इंटू 2 की एक ही मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में से एक के लिए फिर अपने को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये 0 के बराबर है तो y से y प्लस टी इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस टी हो गया, y का मान माइनस टी हो गया। अब ये y का मान माइनस टी इसमें रख दो तो ये हो जाएगा x माइनस का y की जगह माइनस टी रखा था, ये माइनस का 2t और प्लस का t रखा था, ये 0 हो गया। तो ये x माइनस टी बचा, उधर गया तो प्लस टी बचा, इसका मतलब x का मान t और y का मान माइनस टी आया था। इसका मतलब यहाँ से अब रखो यहाँ पे x की जगह t, y की जगह माइनस टी, फिर 0 और t, तो इस प्रकार से आना चाहिए। अब t को जैसे कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 0 1, इस प्रकार से इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसका जो है बेसिस ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक है, ये स्पेशल ध्यान रखना है कि लेट V है वेक्टर स्पेस। जो V है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ऑफ ऑल M इंटू N रियल मैट्रिक्स, M इंटू M रियल मैट्रिक्स जो है उसका जो है वो वेक्टर स्पेस है। कौन, V ओवर द फील्ड R पर, मतलब ये इस प्रकार से V इज इस प्रकार से। ठीक है, और जो V क्या है तो M इंटू N रियल मैट्रिक्स है, उसका जो सेट है। दो फील्ड आर देन डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ V, तब जो V वेक्टर स्पेस है उसका जो सब स्पेस है उसका जो डायमेंशन है ऑफ V कंसिस्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कंसिस्ट करेगा ऑफ V कंसिस्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसिस्ट करेंगे उसमें एग्जिस्ट करेंगे उसकी जो संख्या होगी वो होगी M इंटू M प्लस 1/2। ये सीधा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, इस पर सीधा क्वेश्चन आएगा। ये कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस पर सीधा प्रश्न पूछा गया है। अब लेक्चरर में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन अब आ सकता है। ठीक है, जो लेक्चरर के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो बेसिस से अभी तक बना नहीं है, लेकिन अब पेपर के स्टैंडर्ड का देखते हुए अब इस पर बना सकता है। तो ध्यान रखना, बहुत सीधा क्वेश्चन हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन है कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6 इंटू 6 रियल मैट्रिसेस, देन डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ V कंसिस्ट इन ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें कंसिस्ट करेगी, तो शॉर्ट ट्रिक याद है तो सीधा हो जाएगा M इंटू M प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे M का मतलब कितने इंटू कितने की रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स 6 इंटू 6 की, इसका मतलब M का मान कितना हो गया 6, इसका मतलब ये 6 इंटू 6 प्लस 1 7/2, ये काटा तो 3 और 7 दिया 21, इसका मतलब सिमेट्रिक में कितनी होगी 21। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे जो कंसिस्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करें तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ले लेकर अगर स्क्यू सिमेट्रिक कहेगा तो 6 इंटू 6 माइनस 1 5/2, तो 6 इंटू 5 बटे में 2 तो 3 तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक कहे तो। अब एक रिजल्ट और है कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, V कोई वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n है, n डायमेंशनल का जो वेक्टर स्पेस है कौन, V, एंड W बी ए सब स्पेस ऑफ V है, जो W है वो V का सब स्पेस है। जब V कोई वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ V क्या है n है, और W इसका क्या है, सब स्पेस है, ये इसका सब स्पेस है। ठीक है, ऑफ V विथ M Li कंडीशन, ये जो W है उसमें M Li कंडीशन है, लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन है। देन डायमेंशनल ऑफ W, तब इस W का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ W इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो या फार्मूला जो भी गए वो है n माइनस n। अब जहाँ वापस एक बार कि n क्या है, तो V जो वेक्टर स्पेस है उसका जो डायमेंशन है वो n है, और M क्या है, तो जो सब स्पेस W है उसमें जो लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन है, Li कंडीशन है, उसको अपन n कहेंगे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से देखते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो n Li होना ज़रूरी है,
लीनियर इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है। अगर लीनियर डिपेंडेंट है उसको काउंट नहीं करेंगे। m जो है लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ R³ और W अपनों को दे रखा है बिलोंग्स टू ये R³ में तीन कंडीशन आप लोग को दे रखी है। देन डायमेंशन ऑफ W इज, अब डायमेंशन ऑफ W के लिए वापस वही n माइनस n। अब n क्या है तो m जो है वो वेक्टर स्पेस, अब यहाँ पे कौन सा R³ है, इसका मतलब यहाँ तो 3 हो गया n का मान। अब m, अब यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि m जो है, जो m है वो Li कंडीशन होनी चाहिए। अब आप लोग को यूँ तो देखती है कि यहाँ 3 कंडीशन है, इसका मतलब n का मान भी 3 हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन गलत है वो। आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है। इसके लिए आप लोग को पूरा सेट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए यहाँ पे ढूंढते हैं अपन कितना क्या आ रहा है। जैसे इसको मैट्रिक्स के तौर पे बना लिया, यहाँ पे 2 2 1 2 2 1, ठीक है, 2 2 1 है। इसका जो कितने गुणांक कितना वो देखना है, 3 3 -2 और x y यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये -3। अब जब इसकी अपन रैंक निकालेंगे, अब रैंक निकालने की टेक्निक है, इसको 0 बनाओ, ये इसकी मदद से इसको दोनों को 0 बनाओ। अब जब इसको 0 बनाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा R2 = इसमें 2 का गुणा करो, 2R2 माइनस यहाँ पे 3R1। इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद इसकी जगह से इसको 0 बनाओ। अब आप इसको जब पूरा रैंक निकालेंगे अपन, तो इसकी रैंक ये जो है 2 पंक्ति है, फर्स्ट और सेकेंड, ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। और इन दोनों में ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब इसको पूरा अपन सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जब नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ W वो 2 हो जाएगी। इसका मतलब इसी को बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन। इससे अपन सीधा जज नहीं कर सकते, अपन को उसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। अब जितनी रैंक आ रही है, मतलब ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 0, बाकी ये 2 पंक्तियाँ नॉन जीरो होगी और नॉन जीरो इसका मतलब इसकी रैंक 2 होगी। अब जब रैंक 2 होगी, इसका मतलब जो m है लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन वो 2 हो जाएगी। इसका मतलब 3 - 2, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 1। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं तो इसमें मैक्सिमम लोग 0 करके आ जाएंगे इसका आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने इस क्लास में बेसिस और डायमेंशन, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, इन दोनों टॉपिकों को मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा अगली जो क्लास होगी उसमें जो कुछ 1-2 कंडीशन और है इसकी डायमेंशन की, उसको अपन देखेंगे और उसके बाद अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चालू करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो लीनियर अलजेब्रा आपकी चलती जाएगी। मैं आपको बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम है इस पर क्वेश्चन आता है, ये MSc पोर्शन में है। बाकी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, जो BSc और MSc कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो आपको मैंने पूरा प्रयास किया इसको समझाने का। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।